बैंक ऑफ इंग्लैंड के बॉन्ड खरीदने के फैसले से बाजार के सेंटिमेंट सुधरे, हालांकि ऊपरी स्तरों से बन रहा है दबाव। निफ्टी 17,000 पार करने की कोशिश में, सेंसेक्स में भी 250 पॉइंट का उछाल। सितंबर वायदा सीरीज की आज मंथली एक्सपायरी। सीएनबीसी आवाज के पोल में 70% एक्सपर्ट की राय 17,000 से 17,200 के बीच कट सकती है एक्सपायरी। कल क्रेडिट पॉलिसी से पहले बैंक शेयर्स में दिख रहा है सबसे ज्यादा एक्शन। सीएनबीसी आवाज की एमपीसी की राय 0.5% बढ़ सकती है ब्याज दर। आज चमक रहा है मेटल सेक्टर। शॉर्ट कवरिंग के चलते हिंडाल्को, हिंदुस्तान कॉपर, जिंदल स्टील, टाटा स्टील 3% तक ऊपर। केमिकल शेयर्स में भी जोरदार तेजी। 6% के उछाल के साथ टाटा केमिकल बना वायदा का टॉप गेनर। साथ ही एसआरएफ, जीएनएफसी, नवीन फ्लोरीन जैसे शेयर भी 2 से 4% तक उछले। तो बाजार की तस्वीर काफी बेहतर दिख रही इस समय। हालांकि ऊपरी स्तरों से दबाव बना हुआ है, लेकिन ठीक है, बाजार का ये रुख होता ही ऐसा है। और कारण आपको सुबह लोगों ने विस्तार से बताया कि ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक ने बॉन्ड खरीदने की जो योजना बनाई है, उसके ज़रिए लिक्विडिटी सिस्टम में आ रही है और उसी का असर था कि दुनिया भर के बाज़ारों में एक रौनक लौटी है तेज़ी से, जिसकी वजह से एक अच्छा माहौल बना है। आज के मेहमान हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र जी, चेहरा दिखाइए, अभी भी लालटाई है। और बताइए, मार्केट तो ऊपर है, क्या आप ये कहेंगे कि मौका है यहाँ पे शॉर्ट करने का? बहुत बहुत नमस्कार। दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, जो कल हम आफ्टरनून में मिले और हमने वही सोचा कि एक बाउंस आएगा, तो अब जो लोग बहुत ज्यादा तेजी भी दिमाग में बना के बैठे हैं, आप ये समझ लीजिए 500 पॉइंट डाउ चला, तो उसके बावजूद भी हम चले नहीं, क्योंकि सिंगापुर निफ्टी तो अगर आप देखें तो इवनिंग सेशन में आपको तकरीबन 17,200 के आसपास तक दिखा रहा था। तो ये जो 200 पॉइंट हम नीचे ही खुले हैं, इससे आप क्लियरली समझ लीजिए कि बाजार में प्रेशर कैसा है। और कल की भी राय यही थी कि उछाल में बेचने की ही राय है। तो मोटा मोटी थॉट वही रहेगा। और जहां से ये टाई पहनी थी, वहां से यही सोचा था कि कम से कम एटलीस्ट 4 से 6 हफ्ते ये टाई पहनेंगे। तो अभी तक उस रोड मैप में या उस गणित में अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। खाली आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस नीचे आते जा रहे हैं और आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो 13,376 जो मैंने कल बोला था, वही आपका एक आर्ली क्लोजिंग बेसिस पे एक स्टॉप लॉस है। वहां पे आप कैश प्राइसेस में वहां पे आप एक स्टॉप लॉस रखिए। ट्रेलिंग सब लोग जिनके पहले से पोजीशंस हैं या जो नया भी बनाना चाहते हैं। और मुझे लगता है, जो मैंने इनिशियली जब टारगेट्स दिए थे कि देखिए 12 जुलाई के लेवल पे हमको आना है, 12-13 जुलाई वाले लेवल्स पे, जो कि तकरीबन आपको 15,900 16,000 के आसपास लेके जाएंगे। तो आई थिंक निफ्टी में भी और यहाँ से जगह है और उछालों में सेलिंग आती रहेगी। रुपया भी देखिए कोई ऐसा कूल ऑफ नहीं हुआ जितना बाहर अगर आप देखिए डॉलर कूल ऑफ हुआ, लेकिन रुपया उतना कूल ऑफ नहीं हुआ। आज मैं सुबह देख रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली कहीं, जैसे मैं बोलता हूँ ना, सुगबुगाहट में हल्का अंदर अंदर हल्की सी नरमी है। शायद लोगों को दिखे, मुझे दिख रही है। कुछ लोग इत्तेफाक करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, बट मुझे लगता है कि सुगबुगाहट में अंदर चिंगारी है और वो नरमी की चिंगारी है। हाँ बिल्कुल। और चूंकि एक्सपायरी का दिन है, इसलिए काफ़ी दिनों से जो शॉर्ट्स है वो भी कवर हो रहे होंगे, इस वजह से भी मार्केट में आपको हरियाली देखने को मिले। लेकिन देखते दिन चढ़ते चढ़ते बाजार कैसे और रहता है। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग दर्शकों की तरफ चलें, एक खबर पे जानकारी लेते हैं। वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इंडस टावर के बाद अब एटीसी भी कंपनी को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। पूरी खबर जानते हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा से। असीम, क्या है पूरी डिटेल खबर? अब मुश्किलें बढ़ रही क्या इनकी लगातार? जी सही कहा आपने। देखिए, सोमवार को इंडस के बोर्ड की बैठक हुई थी। बोर्ड ने जो है कंपनी के घटते हुए प्रॉफिट के ऊपर चिंता जो है वो जताई, और उसके बाद उसमें सबसे बड़ा कारण ये निकल करके आया कि जो कंपनी के किराएदार है उसको टाइम पे किराया जो है वो नहीं दे रहे हैं। तो बोर्ड ने एक स्ट्रॉन्ग ऑडिट में लेटर जो है वोडाफोन आइडिया को लिखा और ये कहा कि आप जो है अपना किराया जो है, पुराना बकाया जो है वो जल्दी से जल्दी चुकाएं। दूसरा ये कहा कि जो इस महीने का किराया है 80% चुकाएं। तीसरा ये कहा कि आपका जो अगले महीने से किराया है वो टाइम पर आना चाहिए। और चौथा, अगर ये नहीं आता तो हम आपकी जो है सेवाएं जो है बंद कर देंगे। नवंबर से आपकी सेवाएं जो है आपकी बंद कर दी जाएगी। इसके बाद अब जो एटीसी कंपनी है वो भी वोडाफोन आइडिया को नोटिस भेजने की तैयारी जो है वो कर रही है। जो हमें सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कंपनी जो है आज ही नोटिस जो है वोडाफोन आइडिया को इसको लेकर के जारी कर सकती है। एटीसी की जो वोडाफोन आइडिया है उसका करीबन 2,000 करोड़ रुपए का बकाया है, जो कि एटीसी को जो उसको चुकाना है, लेकिन कंपनी अभी तक ये पैसा जो है नहीं चुका पाई है। तो एटीसी भी नवंबर की डेडलाइन देने की तैयारी जो कर रहा है कि अगर कंपनी जो है ये पैसा जो नहीं चुकाती है तो कंपनी की सेवाएं जो है वो बंद कर दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर के जो वोडाफोन आइडिया है उसकी मुश्किलें जो है बढ़ सकती है।
तो कुल मिला के वोडा आइडिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असीम हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। वोडा आइडिया का शेयर दिखाइए इस वक्त क्या स्थिति चल रही है। सर्वेंद्र, इस पर क्या कॉल है आपकी? नीरज जी, देखिए हमेशा विवादों में घिरा रहता है, तो बहुत ज्यादा कोई फेवरेट तो नहीं रहता है, बट हाँ बीच बीच में कभी ट्रेड आए तो हमने भी दिए हैं, बट फिलहाल तो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग व्यू है नहीं और पूरा घेरे में घिरा हुआ है। तो जब तक ये सारे ओवरहैंग्स कंप्लीट नहीं हो जाते, आई थिंक काउंटर से दूर रहें। ओके, तब तक इससे दूर है। चलिए अब दर्शकों की तरफ चलते हैं। मंटू गुप्ता हमारे साथ बिहार से जुड़ रहे हैं, गया से। मंटू जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार। सर जी नमस्कार। बहुत बहुत दशहरा की शुभकामनाएं सर आप सभी को। अरे आपको भी सर और आपके परिवार को भी। बताइए सर, नौकरी लिए थे सर 4780 पे। अच्छा, तो काफी गिरावट है सर। हाँ गिरावट तो है, 3800 पे आ 50 शेयर लिए गया। सर। रुकने का मूड है कि जल्दबाजी? नहीं, रुकने का तो मूड है सर, और काफी शेयर नीचे आ गया तो हम रुकना तो जरूरी है। अब मजबूरी है, जरूरी नहीं मजबूरी है ना? जी 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 सर। सर्वेंद्र बताइए मंटू जी की कैसे मदद की जाए? 4780 पे लिया था और इस समय 3877 चल रहा है भाव। नहीं देखिए, जाके मीडियम टर्म मंटू जी को पहले तो ये देखना चाहिए कि शो को रेगुलर देखें। अगर शो के रेगुलर दर्शक रहेंगे तो ही फायदे मिलेंगे। आज देखा कल नहीं देखा तो नहीं चलेगा, चाहे किसी को भी देखें, बट जिसको भी देखें रेगुलरली देखें अगर उनको अच्छा लगता है तो यहाँ तो देखिए बहुत ज्यादा इनको कुछ कहने के लिए मेरे पास इस समय इसलिए नहीं है कि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड तो है, बट तकलीफें पूरी दूर हो गई हैं ऐसा लग नहीं रहा है। तो आई थिंक इस बाजार के मूव में भी देखिए इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। निफ्टी ऊपर भी आ गया तो भी बाउंस में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास तक जाके आया तो भी ये कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्शन दिखा नहीं पाया। तो प्योरली ट्रेडिंग प्ले रह जाएगा। मुझे लगता है कि इमीडिएट बेसिस पे अगर मुझे रेंज पकड़नी है तो मुझे लगता है कि मोटा मोटी इसकी रेंज जो है वो करंट जो हमने लोज रखे थे तकरीबन 3700 पे, तो 3700 से 4000 की रेंज है, उसी में थोड़ा ट्रेड करेगा। अगर रेंज को नीचे वॉयलेट कर देगा तो मेरे हिसाब से तकलीफें बढ़ जाएंगी और बियॉन्ड 4000 4100 इमीडिएटली दिखता नहीं है। तो कोशिश करें कि ऊपर के लेवल्स में थोड़ा उछाल में अगर एक बार एग्जिट मारें तो शायद इनको नीचे भी लेने मिलेगा, बट कोई बहुत स्ट्रांग राय यहां से नहीं है। या फिर बने ही रहे साल 6 महीना? बने तो अब ये रहेंगे, क्योंकि देखिए जैसे आपने बोला बहुत सारे लोगों की मजबूरी बन जाती है, राइट टाइम पे ट्रेड नहीं करेंगे तो अब 30-35% नीचे में मैं भी कैसे इनको बोल दूं कि साहब लॉस बुक कर लीजिए और सब ठीक हो जाएगा और जाइए। और तो ये तो बड़ा तकलीफ, ऐसे टेढ़े मौकों पर ही तो सवाल लेके आते हैं। जब पैसा आ रहा होता है तो आप देखिए जो पैसा आ रहा होता है वैसे 1-2 सवाल होते हैं दिन के, और जो लॉस में होते हैं वैसे 10 में से 8 सवाल होते हैं। तो लॉस वालों की मदद करना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनको लॉस बुक कर देना बहुत इजीली कहना होता नहीं है। नहीं और वो ठीक भी नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो उछाल पे निकलने की कोशिश करिएगा मंटू जी, और अदरवाइज फिर आप इसमें रुकिए अभी, चूंकि आपका नुकसान काफ़ी हो रहा हो। नुकसान बुक करना कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है इस समय, इस वक्त, इस बाजार में। अगला सवाल लेते हैं, संतोष देम्बला है अमरावती से। संतोष जी बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार नीरज जी। जी नीरज जी, मेरे पास आरती इंडस्ट्रीज का 600 शेयर है। अच्छा, 667 पे। तो मेरे को ये पूछना है कि ये अभी जैसे डीमर्ज का कोई न्यूज चल रहा है इसका। आपके पास है 667 के हिसाब से 600 शेयर आरती ड्रग्स में। सर्वेंद्र, आरती ड्रग्स में क्या करना चाहिए? आरती इंडस्ट्रीज ड्रग्स है ना भाई? नहीं ड्रग्स नहीं है, आरती क्या इंडस्ट्रीज है? इंडस्ट्रीज बोला भाई चेंज करिए इसको, आरती इंडस्ट्रीज है जी। तो देखिए मेरे हिसाब से तो जो इनका भाव है उससे थोड़े मुनाफे में है, और ये जब 950 के आसपास गया था तो क्या लालच कर रहे थे मुझे मालूम नहीं है। अब रूमर्स हैं, न्यूज है, आई थिंक बहुत सारे स्टॉक को लेके न्यूज रूमर्स चलते रहते हैं, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। बट मेरा क्लियर कट थॉट है कि बाजार के पुलबैक में इसने आउट परफॉर्म, मतलब इसने परफॉर्म नहीं किया। ये सिंपली वो लिस्ट के आप स्टॉक सब लोग देख लें कि वो लिस्ट के स्टॉक जो निफ्टी के इस मूव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, या निफ्टी ने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचा और ये सारे स्टॉक 50% या 60% रिट्रेसमेंट वही फेल हो गए, ये सारे वीक कैटेगरी के स्टॉक हैं। और उसके लिए देखिए कितनी शार्प सेलिंग आई है। तो आपको 950 वाला सीधा 760 हो गया है मुश्किल से, आई थिंक 2 हफ्तों में। तो मेरे हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अब यहां से तो मैं इनको बोलूंगा उछाल में ही निकलें, बट इन द मीन टाइम एक स्टॉप लॉस भी जरूर दिमाग में एक लगा के रखें, और इनफैक्ट सिस्टम में भी लगा के रखें। और मेरे को लगता है कि वो स्टॉप लॉस इनके लिए आएगा तकरीबन 724 रुपए पे। तो वहां पे इनको एक 50 रुपए का प्रॉफिट भी मैं इनके लिए छोड़ रहा हूँ। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 724 पे लगाएं, 724.40 पे, और किसी कारण से उसके नीचे बंद आता है तो मेरे हिसाब से निकल जाए, क्योंकि फिर तो ये स्टॉक अपना पीछे का लो टेस्ट करने भी चला जाएगा 660 वाला। तो
इनको दोबारा लेने का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा लें 724-40 पे एंड होल्ड, और बाउंस आवे टुवर्ड्स 790-800 तो उसमें बेच दें। जी, तो ये राय बनती रही है। और जो इसमें फार्मा कारोबार अलग करने की बात चल रही है वो चल रही है कब होगी, लेकिन चार्ट पे जो रीडिंग दिख रही है सरविंद आपको, उसके हिसाब से राय दे रहे हैं। योगेश हमारे साथ हैं नासिक से। योगेश जी बताइए क्या सवाल है आपका। योगेश जी आपको आवाज़ आ रही हो तो सवाल पूछिए सर। अच्छा, योगेश जी का फ़ोन कट गया है, तो हम दूसरा सवाल ट्विटर से ले लेते हैं, क्योंकि ट्विटर भी बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। अभिषेक गर्ग का सवाल है, और इन्होंने जून के महीने में 500 शेयर खरीदे थे IDFC फर्स्ट बैंक के 30 रुपये के भाव पे। अब ये हो गया 47 रुपये। आगे क्या होगा इसका, और ये 1 साल तक इसको होल्ड कर सकते हैं, बताइए। देखिए, बैंक निफ्टी पे भी रुझान थोड़ा वीक ही है, और मेरे हिसाब से शायद जो भाव इन्होंने बोला उसमें इनको एक डिसेंट प्रॉफिट हो रहा है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के माध्यम से आई थिंक ट्रेड में बने रहे, बट बिल्कुल ये समझ के चलें कि अगर बाजार में वीकनेस आती है तो ये अकेला खड़ा रह पाए, ऐसे इसके कोई ना पैटर्न्स है ना कोई ऐसे लक्षण है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं इनको बोलूंगा कि 43.20 का स्टॉप लॉस लगा के रखें, और 43.20 के नीचे अगर बंद आता है तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए ट्रेड में से निकल जाए, इनको दोबारा कहीं नीचे के लिए लेने मिलेगा। बट फिलहाल होल्ड विद अ स्टॉप लॉस एट 43.20। 43.20 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करिए, उससे नीचे आता तो प्रॉफिट बुक करिए, नीचे आएगा तो फिर ले लीजिएगा। योगेश जुड़ गए हमारे साथ। योगेश बताइए क्या सवाल है आपका। सर गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर, मेरा वाटक है वाबाग 1100 शेयर्स लिए हैं 307 के एवरेज प्राइस पे मैंने। हाँ, तो लॉन्ग टर्म है मेरा व्यू तो, बट अभी क्या करना चाहिए क्योंकि काफी डाउन जा रहा है। सरविंद जी VA टेक वाबाग जी। लॉन्ग टर्म का व्यू तो है, लेकिन नीचे है, थोड़ा सा चिंता हो रही है। देखिए, कल का जो बंद है इसके लिए इंपॉर्टेंट है। 4-5 क्वार्टर से गिर रहा था, और फिलहाल अगर देखें और अज्यूम करें कि आज ये क्वार्टर का लास्ट डे है, अगर ये अज्यूम करें तो अभी तक तो फिलहाल इस क्वार्टर में तो इसने एक पॉजिटिव क्लोज लाने की कोशिश कर रहा है, और अभी इसका कैंडल जो है वो ग्रीन है। तो आई थिंक इस क्वार्टरली क्लोज के बाद डेफिनेटली यहाँ सेटअप बनेंगे। स्टॉक वैसे भी चला नहीं है, और इट्स अ रैंक अंडर परफॉर्मर, तो काफी दिन से कंसोलिडेट हो रहा है। बेसिंग आउट के पैटर्न्स तो बन रहे हैं, बट उनके ब्रेकआउट अभी दूर हैं। तो आई थिंक क्लियर मोमेंटम तो इसमें आएगा जब ये 290-300 को क्रॉस कर लेगा। जब तक वो नहीं करता तब तक आई थिंक 240 से लेके तकरीबन 300 की यहाँ रेंज बनी रहेगी। उस रेंज को अगर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो शायद थोड़े पैसे बन जाएं। और जैसे उन्होंने बोला इनके लॉन्ग टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म स्टांस है, तो अब खड़े रहें यहाँ से। तो निकलने जैसे तो कोई पैटर्न है नहीं कि कोई ऑलरेडी स्टॉक चला नहीं है, तो बहुत ज्यादा शायद गिरे नहीं। और टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म 12-18 महीने प्लस का अगर होराइजन रखेंगे तो थोड़े पैसे यहाँ इनके बनेंगे। चलिए, तो उसमें थोड़े पैसे बन सकते हैं। ये स्ट्रेटजी आपके लिए, बीच में आप ट्रेड करते रहिए। अच्छा, अब एक सवाल है ज्योति का। इन्होंने निफ्टी के 16,800 वाला पुट बाई किया है 190 पर, और LTI का 4500 की कॉल खरीदी 205 पे। अक्टूबर एक्सपायरी है निफ्टी की, तो 13 अक्टूबर की एक्सपायरी इन्होंने ली है। बताइए सरविंद जी। तो आई थिंक निफ्टी के ट्रेड में तो मैं इनको बोलूंगा कि एक 94.40 के स्टॉप लॉस से जो इनका स्ट्राइक ये बोल रहे हैं 94.40 के स्टॉप लॉस से उस पुट में मेरे ख्याल से निफ्टी में तो बने रहना चाहिए। और जहां तक रही LTI की बात, आई थिंक बाजार में प्रेशर है, तो मेरे हिसाब से आप ट्रेड में बने रहना तो चाहे तो बने रहे, लेकिन एक टाइट स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। बहुत ज्यादा एक्टिव कवरेज में स्टॉक है नहीं, तो मैं उस पर लेवल्स नहीं दे पा रहा हूं, बट आई थिंक ध्यान रखें उस ट्रेड का, और टाइट स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। टाइट स्टॉप लॉस लगा के रखें, मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। अच्छा, एक और योगेश जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, योगेश पटेल अहमदाबाद से। योगेश जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी सर, मैंने बजाज फिनसॉल लिया है 1797 के रेट से 320 पे है, क्या करूँ, होल्ड करूँ या क्या करूँ? सरवन जी, बजाज फिनसर्व काफ़ी दिलचस्पी रहती है लोगों की। इन्होंने 1797 में खरीदा, लेकिन इनके भाव से करीब 125 रुपये नीचे है, क्या होगा? जी देखिए, फाइनेंशियल्स तो प्रेशर में हैं, और इसके अगर आप देखें तो मंथली कैंडल्स जो बन रहे हैं वो कोई बहुत खास नहीं बन रहे हैं। और पीछे से हमेशा से इसको आप अगर आप देखें तो इसको हमेशा सप्लाई रही है। 2021 में भी जब इसने टॉप बनाया था तो ये आप देखेंगे कि 1700-1800 के आसपास इसको बहुत सप्लाई रही, और काफ़ी 4-5 महीनों तक उन्हीं रेंजेस में सप्लाई रही है। तो वहीं से फिर से इन्वर्शन मार रहा है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक तो मेरे हिसाब से यहाँ से थोड़ा अंडर परफॉर्म कर जाएगा मार्केट को। और मेरा मानना यही है कि आपको नीचे में तकरीबन 1300 इमीडिएट बेसिस पे देखूं तो 1350-1400 ये स्तर भी आपको नीचे में आते हुए दिखेंगे।
तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में अगर इनका स्टांस है तो एक बार ट्रेड से निकल जाएं, जब तक क्लियर कट 1800 के ऊपर बंद नहीं करें तो ट्रेड में एंटर नहीं करें, और प्रॉब्ली नीचे में इनको 1400 1350 वाली रेंज आती हुई दिखेगी, तो वहां पे डेफिनेटली चाहें तो बायबैक कर सकते हैं। ओके, एक सवाल और ले लेते हैं फटाफट। रजत सोनी हमारे साथ हैं देवास मध्य प्रदेश से। रजत जी बताइए क्या सवाल है आपका। जी सर नमस्ते। जी नमस्ते। मेरे पास सर क्लीन साइंस है, 1865 की बाइंग है, 22 शेयर है। ट्रेडिंग के लिए लिया होल्ड क्या? करूं या शेयर कर दूं? जी जल्दबाजी है कि आराम से रुकेंगे इस पे आप? सर मतलब 4-5 दिन मैंने इंट्राडे के हिसाब से ही लिया था उसे। ओहो, सरवेंद भाई खोलिए जरा क्लीन साइंस टेक्नोलॉजीज का शेयर। 1865 पे इन्होंने खरीदा, अभी चल रहा है 1729। 2-4 दिन में भाव आएगा इनका क्या? सर इनसे तो मैं ये समझना चाहूंगा कि इन्होंने इसको इस स्टॉक को इंट्राडे कैसे कर लिया। बताइए, स्टॉक में पूछे ना रजत जी, बताइए इंट्राडे कैसे किया इसको? रजत जी आपने क्या सोच के इसको इंट्राडे किया है? पहले मुझे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है समझना कि क्या इंट्राडे करना है और क्या इंट्राडे नहीं करना है। आपने इसको क्या समझ के इंट्राडे किया है? सर मैंने इसमें मतलब 4-5 दिन से कर रहा था मैं इसमें, मतलब डेली खरीद के डेली बेच रहा था। मतलब आज ही बाइंग किया और आज ही सेल किया। इक्विटी शेयर ही लिए थे मैंने, बट उस दिन मैंने लिया। जी बोलिए। कितने शेयर लेते हैं आप, कितने शेयर लेते हैं एक बार में इंट्राडे के लिए? सर मिनिमम 40 ले लेता हूँ मैं। उस दिन मैंने 22 लिए थे, तो उस दिन बाजार भी गिर गया था, तो ये शेयर भी बहुत गिर गया था उस दिन। तो देखिए इस शेयर का बिड, अगर आप इस शेयर का बिड और ऑफर देखेंगे तो एक शेयर बाइंग करने के लिए खड़े हैं और 2 शेयर सेलिंग करने के खड़े हैं। बेस्ट बिड में अगर हम जाते हैं तो ये 22 शेयर आपके बिड ऑफर में बेस्ट रेट से ना बिकते हैं ना आते हैं। आपको इंपैक्ट कॉस्ट इतना ज्यादा है, पहली बात। उसका कारण क्या है? ये स्टॉक में लिक्विडिटी नहीं है। इंट्राडे स्टॉक शुड बी वेरी वेरी लिक्विड। दिस इज फॉर एवरीवन। आप कोई भी स्टॉक इंट्राडे थोड़ा ना ट्रेड कर सकते हैं। इट हैज टू बी वेरी लिक्विड स्टॉक। ये स्टॉक दिन में कभी 12,000 शेयर ट्रेड होता है, कभी 50,000, कभी 1 लाख। इरेटिक शेयर्स है, और मैक्सिमम इसका एवरेज भी देखेंगे तो पूरे दिन में मेरे ख्याल से 60-70,000 शेयर ऑन एन एवरेज 10-20 डे एवरेज में ट्रेड होता है। तो ये स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है ही नहीं भाई साहब, इसको मत करें ट्रेड। इट्स अ वेरी इलिक्विड स्टॉक, इसमें इंपैक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो आप कोई लिक्विड स्टॉक करें ना, टॉप 20, 50, 100 नेम्स आप पकड़िए जहां फेयरली लिक्विड है, जहां पे एटलीस्ट 5 लाख 10 लाख शेयर दिन के इंट्राडे में ट्रेड हो रहे हैं, पूरे दिन में ट्रेड हो रहे हैं, तब जाइए, वहां आपको लिक्विडिटी मिलेगी। ये 15-20 हजार 50,000 शेयर दिन के ट्रेड होते हैं, इनमें आपको क्या लिक्विडिटी मिलेगी? ऐसे कोई भी शेयर में नहीं मिलेगी आपको लिक्विडिटी। तो प्लीज इंट्राडे में ये सब ना करें। और वैसे भी तो इसका डेटा भी बहुत कम है, तो इसमें एनालिसिस भी क्या करोगे आप ट्रेड करने के पहले? तो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, डेटा भी नहीं है, हार्डली 5, 6, 8, 10 महीने का डेटा है। तो जो चीज टेक्निकली है ही नहीं बनी ट्रेड करने के लिए, उसको आप क्यों ट्रेड कर रहे हैं? अगर आप ये करेंगे तो नुकसान आपका ही है, अब आपको निकलने नहीं मिलेगा इसमें। तो मेरा इसमें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है, क्योंकि बहुत ही रिसेंट लिस्टिंग है और 4-5 क्वार्टर का ही डेटा है। बट जस्ट एज अ केस स्टडी मैंने आपको बोल दिया कि इलिक्विड स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग प्लीज नहीं करें, पता नहीं आएगा। तो आप कोई सजेस्ट कर दीजिए। नहीं, अरे मैं तो कह रहा हूँ ना, टॉप 100 कोई भी नाम पकड़ लीजिए ना आप, एनएससी की साइट पे जाइए या कहीं पे भी जाइए और टॉप 100 शेयर लिक्विड नाम्स, वो 100 के नीचे कभी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी नहीं चाहिए, खत्म। जी, तो इसमें देखिए सोनी साहब, ये है कि जो बहुत इलिक्विड काउंटर होते हैं ना, उसमें फंसने के चांसेस रहते हैं, बहुत एरेटिक मूवमेंट होता है, वॉल्यूम नहीं होता है। तो इसीलिए हमने कहा कि आपकी सीधी बातचीत कराई जाए सरवेन जी से, और सरवेन जी जो आपको सलाह दे रहे हैं उस पर आप अमल करिए, तो इंट्राडे में आपको फिर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप फंसेंगे नहीं फिर, क्योंकि लिक्विड है तो आप छोटे से स्टॉप लॉस पर निकल सकते हैं। जी बिल्कुल। क्लीन साइंस 1732 इस पे चल रहा, थोड़ा इंतजार करिए, हो सकता है बाउंस आए तो फिर आप वहाँ पे निकलिएगा। सरवेन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारे दर्शकों की मदद करने के लिए। और बाजार में ऊपरी स्तरों से जो दबाव बन रहा है वो उसी तरीके से ऊपर ही चल रहा है, लेकिन निफ्टी इस वक्त 100 पॉइंट ऊपर है, 16,961, 17,000 को फिर से गेन करने की लगातार कोशिश कर रहा है। छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।